है कि बच्चे जो है ना डेफिनेशन में एक चीज मिस कर देते हैं बेटा। तो बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन ये है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। आप लोग ये लिख कर आते हैं बेटा, बस ये डेफिनेशन आप लिखते हैं और आपको 2 में से 1 मार्क मिलता है। तो ये डेफिनेशन पूरी नहीं है बेटा। ये बात ध्यान में रखें कि जब भी आपने किसी बॉन्ड को ब्रेक करना है तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो आपका मॉलिक्यूल है वो किस फॉर्म में होना चाहिए। जो आपका मॉलिक्यूल है उसकी फिजिकल स्टेट क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? गैसियस फॉर्म। यस। तो बेटा आगे आपने ये लिखना नहीं था। यस बेटा, इन इट्स गैसियस स्टेट या एवरीथिंग मस्ट बी प्रेजेंट इन इट्स गैसियस स्टेट। ये लिखकर आ जाए कि जो भी चीज है बेटा वो गैसियस फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप कहेंगे जी मैं बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं वाटर का, ये वाटर लिक्विड है इसका, बेटा वाटर लिक्विड का आप जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी देंगे तो वो बॉन्ड ब्रेक करने में यूज नहीं होगी। वो एनर्जी किस में यूज हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने में यूज हो जाएगी। वो बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने में यूज नहीं होगी। इसलिए ये बात लाजमी है कि जब आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने से पहले आपने ये मेक श्योर करना है कि आया आपका मॉलिक्यूल क्या गैसियस फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, तो बेटा अब इसकी एग्जांपल्स में आपको बता, और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है बेटा। जारी बात है, आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसके मुकाबले में बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है? वो भी बॉन्ड एनर्जी होती है बेटा। बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑल्सो बॉन्ड एनर्जी और वो एक्सो होगा। लेकिन एग्जाम में जब भी बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन पूछेगा तो आपने ब्रेकिंग के लिहाज से बतानी है। रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड इन इट्स गैसियस स्टेट। फॉर एग्जांपल, मैं अभी एग्जांपल बताकर बेटा डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आऊंगा। फिर एग्जांपल इसकी ये है कि हाइड्रोजन आपके पास गैसियस फॉर्म में है ये बेटा, और जब आप इसको एनर्जी देंगे और ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, तो आपके पास गैसियस एटम बनेंगे। याद रखें बेटा कि बॉन्ड एनर्जी जब जब भी आप कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे ना तो रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट होगा आपके पास वो गैसियस एटम होगा। प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? गैसियस एटम। जिस तरीके से HBr है, अगर मैं इसके ये बॉन्ड ब्रेक कर दूं तो मेरे पास एक H बनेगा और एक Br बनेगा इन इट्स गैसियस स्टेट। तो दिस इज दी बॉन्ड एनर्जी। अब बेटा बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो जरा सुन लीजिए कि बॉन्ड एनर्जी के किस तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। एक तो मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूं जो कि MCQ में आता है। बेटा वो ये कहता है कि हमारे पास ये CH4 है, CH4 गैसियस फॉर्म में है, और इस CH4 के जब हमने बॉन्ड्स ब्रेक किए तो मेरे पास कार्बन गैस बना और 4 मोल्स ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। देखिए क्या हुआ, बेसिकली वो ये कह रहा है कि आपने ये सारे बॉन्ड ब्रेक कर दिए कार्बन हाइड्रोजन। जब सारे बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एक कार्बन आ जाएगा और 4 एटॉमिक हाइड्रोजन बेटा आपके पास आएंगे। इस प्रोसेस के अंदर ना एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, देखें कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ रही है। सॉरी, +1662 किलो जाउल्स पर मोल आपने एनर्जी दी है। मतलब 1 मोल मीथेन को ब्रेक करने के लिए ना बेटा ये एनर्जी दे रहे हैं आप। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, आपने ये बताना है बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH क्या है, कि इस एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। बेटा इसका आंसर क्या होगा, देखें बड़ा सिंपल सा आंसर है। आप CH4 के अंदर आपने कितने कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक किए ये बताएं। CH4 के अंदर एक, या 1 मोल मीथेन में बताएं, 1 मोल मीथेन में कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है? 4। 4। यस यस बेटा, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि 4 मोल्स के 4 मोल्स जो है ना 4 मोल्स ऑफ CH बॉन्ड्स, जो 4 मोल है CH बॉन्ड के ये आपने ब्रेक किए ना, तो 4 moles of CH bonds are being broken। तो अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं, एक CH बॉन्ड की एनर्जी निकालना चाहते हैं, तो मैं क्या करूंगा भाई, एक CH की बॉन्ड की मतलब 4 CH बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी आपने दी वो +1662 दी,
तो एक CH बॉन्ड के लिए क्या एनर्जी होगी बेटा, एक CH बॉन्ड के लिए X होगी। तो आप इसको बेसिकली डिवाइडेड बाय 4 कर दें तो आपके पास एक CH बॉन्ड की एनर्जी आ जाएगी। क्रिस क्रॉस करें ना इसको, X इज इक्वल टू 1662 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपके पास आंसर आएगा +415.5। ठीक है जी। अब आ जाते हैं बेटा हम थोड़े से क्वेश्चंस के ऊपर। अच्छा, ये जो बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चंस हैं, इनको करने के दो तरीके हैं। आप हेसिस साइकिल भी यूज कर सकते हैं और आप बेटा इसके अंदर बॉन्ड एंथैल्पी का जो फॉर्मूला है वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम दोनों मेथड्स को बेटा यूज करेंगे, बॉन्ड एनर्जी के भी और हेसिस साइकिल को भी यूज करेंगे। अच्छा बेटा, अब एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं जी इधर। अच्छा, इसमें ना बाज बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे वो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारा आंसर पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव में आ जाता है और आना पॉजिटिव में चाहिए। कुछ कह रहे होते हैं नेगेटिव में आना चाहिए, हमारा पॉजिटिव में आ जाता है। बट इसका सिंपल सा तरीका है कि आप रूल्स को फॉलो करेंगे तो ये गलती कभी भी नहीं होगी। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जी। क्वेश्चन है C2H4 plus H2O, it gives CH3 CH2OH। फिर इसके बाद पास पेपर का क्वेश्चन भी बेटा एक करेंगे। ठीक है, पास पेपर का क्वेश्चन भी करते हैं, ये एक एग्जांपल मैं आपको पहले करवा। इसके लिए ना आपको वो कह रहा है कि जब ये रिएक्शन हुआ, बेसिकली ये इथीन है बेटा, C2H4 इज इथीन। इसमें आप वाटर ऐड कर रहे हैं और क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है। वो कह रहा है जी आप इंथैल्पी चेंज बताएं कि कितनी एनर्जी चेंज आएगी इस रिएक्शन में जब ये रिएक्शन होगा। अच्छा बेटा, अब यहां पर जरा देखें कि आपको क्या क्या चीजें दी जाएंगी। सारी बॉन्ड एनर्जीज उसने दी होंगी बेटा, बॉन्ड एनर्जीज आपके पास गिवन होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो वैल्यू है वो उसने बता दी होगी कि +612 है। कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू है वो 413 है। प्लस में होंगी सारी, क्योंकि वो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिहाज से बता रहा होता है। अच्छा, OH की जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू है दैट इज दी 464। बेटा इसको और से देखना है, क्योंकि आप लोगों का जो लास्ट टाइम मॉक हुआ था या जो क्लास टेस्ट हुआ था उसमें अक्सर बच्चों का ये गलत था। आप समझ लें कि मोर देन 60% स्टूडेंट्स का ये आंसर गलत था। अच्छा, इसी तरीके से कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बेटा, ये मुझे डेटा बुकलेट में हम चेक कर लेते हैं कि कितना है। ठीक है, ये देखिए डेटा, आपको डेटा बुकलेट भी साथ साथ यूज करनी आनी चाहिए कि डेटा बुकलेट आपने कैसे यूज करनी है। ये बेटा यहाँ पर ये दिया हुआ है, देखिए कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी है, 350। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 350। कार्बन हाइड्रोजन हम बता चुके हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी बेटा हम बता चुके हैं। अच्छा, ये बेटा आपके पास वैल्यूज हैं। इस बेस पर आपने बताना है जी कि ये रिएक्शन एक्सो है या एंडो है या इथीन के अंदर जब वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा। बेटा सबसे पहला काम आप ना क्या करें कि इसको डिस्प्लेड फॉर्मूला में लिखें। कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश ना करें, गलती हो जाएगी। डिस्प्लेड फॉर्मूला का मतलब ये है कि इसको ओपन करके लिखें ताकि आपको नजर आए कि कौन सा एटम उसने कौन सा बॉन्ड बनाया हुआ है। ये देखें, अब C2H4 क्लियर हो गया कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस तरह वाटर का बेटा कार्बन ऑक्सीजन की बतानी पड़ेगी हमें। किसका बेटा, कार्बन ऑक्सीजन की। क्या कार्बन ऑक्सीजन अब्दुल्ला यासीन, उनकी उसकी बॉन्ड एनर्जी बतानी पड़ेगी हमें, क्योंकि वो OH में तो वो होगी। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे अब्दुल्ला यासीन। सर कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी नहीं बताएंगे हम, क्योंकि C और O का भी तो बॉन्ड बन रहा है। बेटा है वो भी होगी, वो डाटा बुकलेट से हम देख लेते हैं ना क्या है। यहां से देख लें जी, कार्बन ऑक्सीजन 360 है बेटा, 360। ये लिख देते हैं इधर 360। ठीक है, गुड। अब बेटा देखिए, ये बॉन्ड बनाने के बाद पहले मैं आपको फॉर्मूला से करा देता हूं और फॉर्मूला के बाद बेटा फिर हम इसको कर लेंगे किससे, हेसिस साइकिल से। दोनों तरीकों से बेटा हमने करना है। ठीक है, पहले फॉर्मूला से कर लेते हैं।
फॉर्मूला ये है, याद रखिएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू एनर्जी टेकन इन माइनस एनर्जी गिवन आउट। मेरी अब बात सुनिएगा बेटा गौर से। आपको कभी भी अगर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, जो मैंने लिखा है, अगर ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो आपको कभी भी इन वैल्यूज का साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो वैल्यूज उसने डाटा बुकलेट में दी हैं एज इट इज यूज करेंगे। एनर्जी टेकन इन का बेटा मतलब ये होता है कि इन रिएक्टेंट्स के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ी। तो जरा अब हम देख लेते हैं कि इस रिएक्शन को करने के लिए आपको बेटा कौन कौन सी, अच्छा वैसे तो यहां पर सारे बॉन्ड्स ब्रेक नहीं हो रहे, लेकिन हम चले आसानी के लिए तमाम बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। बताएं जी कि रिएक्टेंट में कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक होंगे। वैसे तो आपको पता है एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिर्फ ब्रेक हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम सबको ब्रेक करवा दें। सबसे पहले देखें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक दफा है, तो एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितनी दफा है, इसको काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4, 4 दफा है, तो 4 दफा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। आगे वाटर में आ जाए, OH बॉन्ड एक दफा ये है, एक दफा ये है, तो 2 दफा बेटा OH बॉन्ड है। तो ये बेटा हमारा हो गया है एनर्जी टेकन इन। अब आगे आ जाए एनर्जी गिवन आउट, कौन कौन से बॉन्ड बन रहे हैं माइनस फॉर्मूले का। देखिए इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पहले काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, तो 5 दफा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, प्लस कार्बन कार्बन बॉन्ड एक दफा बन रहा है, प्लस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी एक दफा बन रहा है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक दफा बन रहा है। ये लिखने के बाद, अच्छा इसमें अगर आप जल्दबाजी करेंगे ना तो लाजमी गलती होगी, तो जल्दबाजी इसमें आप नहीं कीजिएगा, आराम से इसको सॉल्व करना है। अब वैल्यूज लिखते जाए, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है तो कितनी एनर्जी, 612। बेटा एक बच्चा जो है ना कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट भी कर लेगा ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। अच्छा कार्बन हाइड्रोजन, बेटा देखें कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है उसकी क्या वैल्यू है, 413, लेकिन उसको टाइम्स 4 करना है आपने, 4 इंटू 413। कोई बच्चा इसको मल्टीप्लाई कर देगा बेटा तो आंसर आपको, चले हम इसको नीचे लाइन लगा जाते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड कितना है जी, 464, तो 2 टाइम्स 464। ये बेटा आपके रिएक्टेंट्स हो गए माइनस फॉर्मूले का। और सर जी बेटा, सर आपने सी ओ और जो ओ एच है इसके बीच में आपने वो प्लस का साइन क्यों नहीं डाला। प्लस होगा बेटा, प्लस है, बिल्कुल मलाइका है प्लस। अब बेटा आगे आ जाएं, एनर्जी गिवन आउट में आ जाएं। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 5 दफा है, उसकी वैल्यू क्या है, 413, तो 5 टाइम्स 413 प्लस 1 इंटू कार्बन कार्बन, बेटा कार्बन कार्बन बॉन्ड देखें 350 है इसकी वैल्यू, और ये एक दफा है, तो 1 टाइम्स 350 प्लस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बेटा एक ही दफा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 360 प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बेटा एक ही दफा है, 464। बेटा आप अगर कोई इसको सॉल्व कर ले अगर कैलकुलेटर से तो मुझे आंसर बता सकता है। पहले सिर्फ एनर्जी टेकन इन का आंसर बताएं, एनर्जी टेकन इन को सिर्फ सॉल्व करें इस जगह को, बस क्या आंसर आ रहा है। हाँ जी बेटा, 3192। 3192। और बेटा दूसरा एनर्जी गिवन आउट में क्या आ रहा है, शाबाश, एनर्जी गिवन आउट जी बेटा, 3239। 3239। बेटा जरा इसको सॉल्व करें, अब डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ रही है, -47। -47। 47 आ रही है बेटा, देख लें कोई इसमें माइनस है, -47। किसी और बच्चे ने भी चेक किया इसको सॉल्व करके। जी सर -47 है। अच्छा ये जो आपने यहाँ पे वैल्यूज डाली हैं ये सारी ठीक है ना बेटा, इसमें कोई और बच्चा भी इसको एक दफा क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मेथड यही ठीक है होगा, सर। अगर आप नेट से डिफरेंट वैल्यूज उठाएंगे तो
फर्क कुछ आ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जो बॉन्ड एनर्जीज होती है ना, ये एवरेज वैल्यूज होती हैं, ठीक है, ये एवरेज वैल्यूज होती हैं, तो आपको डिफरेंट डाटा से डिफरेंट वैल्यूज। अच्छा बेटा, इस तरह आपने ये क्वेश्चन करना है। ये तो आपने सारे बॉन्ड्स ब्रेक करके किए हैं ना। अगर सिर्फ वो वाले करें जो स्पेसिफिकली जैसे डबल बॉन्ड और OH के, तब क्या आएगा मेथड होगा? तो बेटा तब भी यही आंसर आएगा। देखो वो तो एक ही बात है ना, देखो अगर मैंने सारे बॉन्ड ब्रेक किए तो यहां पर भी तो सारे बॉन्ड बनाए भी तो है ना। तो सर अगर हम इस तरह ना करें, अगर हम सिर्फ इस तरह करें कि स्पेसिफिकली जो बॉन्ड ब्रेक है उन्हें लिखें सिर्फ, तो कर दो, उसमें आप लोग गलती कर जाते हैं, बस कर दें अगर आप कर सकते हैं, अगर आपको आसान लगता है। तो सर यहाँ पे कौन से होंगे बताइएगा? क्या चीज? यहाँ पे कौन से ब्रेक होंगे और कौन से फॉर्म होंगे स्पेसिफिकली? बेटा तो उसमें आप लोग गलती करते हैं, ये तो बता रहा हूँ, उसमें आप लोग गलती ज्यादा कर देते हैं। इसमें गलती की गुंजाइश कम होती है क्योंकि आप सारे बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। उसमें सम टाइम आप जो बॉन्ड बन रहा होता है उसको कंसिडर नहीं करते, तो आपकी मर्जी है, अगर आप वो करना चाहते हैं उस तरीके से कर लें। अब बेटा सेकंड मेथड पर आए। सेकंड मेथड मैंने आपको बताया है हेसिस साइकिल। आप यही रिएक्शन हेसिस साइकिल से भी कर सकते हैं, वो ज्यादा आसान है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फॉर्मूला छोड़कर उसी से करें। कैसे वाला देखिएगा बेटा, अभी ये है ना आपके पास प्लस वाटर, और बेटा इसका रिएक्शन हो रहा है और आपके पास बन रहा है एथेनॉल। अब हेसिस साइकिल में कोई फॉर्मूला आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। डेल्टा एच आपने बेटा फाइंड आउट करना है इस रिएक्शन के लिए। सर एक मिनट स्क्रॉल अप कर और सकते हैं? ये ले बेटा, रिकॉर्डिंग हो रही है वैसे इसकी, जी ये कर लिया। ठीक है सर, आप वापस जा सकते हैं। अच्छा बेटा, अब बेटा देखें हेसिस साइकिल से मैं ये कैसे करूंगा। हेसिस साइकिल के अंदर आपको पता है कि हम एक ट्राइंगल बनाते हैं बेटा, तो एक कॉर्नर उस ट्राइंगल का ये है, दूसरा कॉर्नर ट्राइंगल का ये है, और तीसरा कॉर्नर बेटा मैं नीचे बना रहा हूं। ये ज्यादा आसान है। आप देखेंगे जब भी बॉन्ड एनर्जी वाले क्वेश्चन करने हो तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा आप हेसिस साइकिल को ही फॉलो करें। आपने क्या करना है बेटा, आपने इन तमाम मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ब्रेक कर देने हैं। कैसे? जरा इथीन नजर आ रहा है ना आपको, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन 4 लगे हुए, इनके तमाम बॉन्ड्स ब्रेक करें। इसमें बेटा आपको कौन कौन से बॉन्ड नजर आ रहे हैं? एक आपको बॉन्ड नजर आ रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। 4 कौन से बॉन्ड नजर आ रहे हैं? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो इनकी वैल्यूज क्या है बेटा, मैं भी ऊपर से देख के लिख देता हूं। अच्छा फिर, अच्छा जब मैं इसके तमाम बॉन्ड्स ब्रेक करूंगा ना, तो मेरे पास 2 कार्बन के एटम आएंगे, 4 हाइड्रोजन के एटम्स आ जाएंगे। फिर इसी तरीके से मैं इस वाटर के भी तमाम बॉन्ड्स ब्रेक करता हूं बेटा। इसमें कौन कौन से, जब मैं इनके बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो OH बॉन्ड है बेटा, और कितनी दफा है? 2 दफा है। देखें, एक OH ऊपर और एक ये दफा OH का बॉन्ड। बेटा यहां 2 OH बनेंगे मजीद और एक ऑक्सीजन। सर लैग हो रहा है। सेट। बॉन्ड ब्रेक करूंगा देखिए, अब आवाज आ रही है? अभी आवाज? जी सर आ रही है। अच्छा बेटा, मैं ये कह रहा था कि आपने जब हेसिस साइकिल यूज करनी है तो आप अपने रिएक्टेंट्स के भी बॉन्ड्स ब्रेक करें और साथ में प्रोडक्ट के बॉन्ड भी ब्रेक करें। रिएक्टेंट जो है उसके भी एटम्स बनाएं और जो प्रोडक्ट है उसको भी बॉन्ड ब्रेक करके। अब यहां देखें प्रोडक्ट में कौन कौन से बॉन्ड है? कार्बन कार्बन बॉन्ड है एक, तो एक कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितनी दफा है? 1 2 3 4 5, 5 दफा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा। एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, और बेटा एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। तो हेसिस साइकिल के अंदर जरा सुने, आप बॉन्ड एनर्जी की बेस पर डेल्टा एच कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? आपने बेटा जो नीचे तीसरा बॉक्स बनाना होगा उसमें रिएक्टेंट्स के भी एटम्स लिखने होंगे,
प्रोडक्ट्स के भी एटम लिखने होंगे बाय ब्रेकिंग देयर बॉन्ड्स, उनके बॉन्ड ब्रेक करके। तो अब जरा हम वैल्यू लिख लेते हैं। बट आप लोगों ने वो वैल्यूज लिखी होंगी जो मैंने भी आपको बताई हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की मैंने क्या वैल्यू बताई थी, कोई बच्चा बता सकता है? जी बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की मैंने एक वैल्यू बताई थी 612। 612। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बेटा मैंने वैल्यू बताई थी 413, लेकिन ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 टाइम्स 413। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की वैल्यू थी 464। कार्बन कार्बन बॉन्ड की वैल्यू थी 350। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वैल्यू है 413, तो टाइम्स 5 कर दिया। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की वैल्यू है बेटा 360 और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की वैल्यू है 464। अब बेटा देखिए, आपका सारा काम हो गया। ये बस ये आपने हेसी साइकिल बना दी है। आपने बॉन्ड एनर्जीज की वैल्यू भी लिखनी है, जो मैंने ब्लू कलर से लिखी है, ये बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज हैं, कार्बन कार्बन की ये और इसकी ये। अब आपने ये ढूंढना है इन 3 कॉर्नर्स में से 1, 2 और 3 कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। स्टार्टिंग बॉक्स, स्टार्टिंग कॉर्नर वो होगा जहां से तमाम एरोज निकल रहे हैं। तो आप बॉक्स नंबर 1 से देखें, यहां से तमाम एरोज बेटा निकल रहे हैं। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और फाइनल आपका बेटा पॉइंट या कॉर्नर वो होगा जहां पर तमाम एरोज की डायरेक्शन हो रही है। बॉक्स 2 तो नहीं हो सकता क्योंकि बॉक्स 2 से आगे फिर एरो निकल रहा है। तो बॉक्स 3 इज योर फाइनल। बेटा ये फाइनल ढूंढने के बाद आपको पता है हम इसमें 2 रूट बताते थे। स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल तक आने के लिए 2 रूट ये हैं कि आप एक तो डायरेक्ट ऐसे आ जाएं ये, और दूसरा रूट बेटा ये है कि आप स्टार्टिंग से फाइनल पर ऐसे आए, ऐसे। अब बेटा देखिए, जो फर्स्ट रूट है ना, दिस इज योर फर्स्ट रूट, और ये जो येलो कलर से मैंने बताया ये आपका सेकंड रूट है। तो फर्स्ट रूट की जो वैल्यूज हैं इज इक्वल टू सेकंड रूट के इक्वल। तो फर्स्ट रूट इज इक्वल टू सेकंड रूट। अब यहां पर पूरा नहीं आएगा, लेकिन चलिए मैं छोटा छोटा करके लिखता हूं। फर्स्ट रूट में क्या क्या वैल्यू आ रही है बेटा? 612। और क्या आ रही है? कोई बच्चा इसको मल्टीप्लाई कर लेगा? 413 टाइम्स 4 क्या आ रहा है आंसर? 413 टाइम्स 4, 413 मल्टीप्लाई बाय 4, 1652 1652। बेटा ये भी सेकंड रूट में आ रहा है, सॉरी ये भी फर्स्ट रूट में आ रहा है। ये बात ध्यान में रहे, ये रूट और ये भी, ये वैल्यूज भी फर्स्ट रूट में, इसको कहीं भूल नहीं जाना बेटा। ये भी तो देखें आपका इसी रूट, फर्स्ट रूट के अंडर ही आ रहे हैं ना ये 2 एरोज। तो इसको भी बेटा लिखेंगे। 464 टाइम्स 2 करें, 464 टाइम्स 2 928 928 इज इक्वल टू सेकंड रूट। अब बेटा सेकंड रूट में कौन सी वैल्यूज आ रही हैं जरा देखें। सेकंड रूट के अंदर आपके पास ये डेल्टा एच आएगा, दिस इज द सेकंड रूट, क्योंकि ये देखें येलो कलर के अंडर आ रहा है ना। सेकंड रूट में और क्या आएगा बेटा? ये वाली वैल्यू आएगी 350, ये नीचे वाली आएगी 413, 360 आएगी, 464 आएगी। बेटा ये सारी वैल्यूज अभी हम लिखते हैं। तो सेकंड रूट में डेल्टा एच आ रहा है, डेल्टा एच प्लस 350 आ रहा है प्लस 413 टाइम्स 5। बेटा कैलकुलेटर हाथ में रखिए ना। बेटा इसको कर रहे हैं कोई बच्चा? मैं ये 413 टाइम्स 5 क्या आंसर आ रहा है? 2065 2065 प्लस 360 एंड प्लस 464। बेटा इस सारे को जरा ऐड करें। अब देखें ये आपके पास फर्स्ट रूट है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं ये फर्स्ट रूट है, इसको सम करें। और ये आपके पास बेटा सेकंड रूट है, इसको सम करें जरा। जरा फर्स्ट रूट का बताएं क्या आंसर आ रहा है जब सारे को ऐड करेंगे। 612 प्लस 1652 प्लस 928। हलीमा नदीम बेटा आप करें जल्दी से। 3192 3192
और बेटा इज इक्वल टू डेल्टा एच को छोड़कर 350 ऐड करें, 2065 ऐड करें, 360 और 464, 3239. 3239। और बेटा इसको उधर ले जाए, 3192 माइनस 3239 इज इक्वल टू डेल्टा एच। क्या आंसर आ रहा है? -47. बेटा अब आप देखें, आपकी मर्जी है, जिस मर्जी तरीके से करें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा, हेसिस साइकिल इसलिए अच्छा है क्योंकि हेसिस साइकिल आपके सिलेबस का पार्ट है, वो आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। समटाइम्स वो आपको बाउंड कर सकता है कि आप बॉन्ड एनर्जी बनाएं विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड एनर्जी, कैलकुलेट करें विद द हेल्प ऑफ हेसिस साइकिल। और इसके अंदर बेटा देखें, एक चीज ये भी ध्यान में रखें कि आप हेसिस बॉन्ड एनर्जी के लिए फिक्स है कि हमेशा जो तीसरा बॉक्स होगा ना नीचे जो आप ड्रॉ करेंगे, उसमें आपने एटम्स लिखने और इनके तमाम बॉन्ड्स तोड़ने हैं और उनकी वैल्यूज लिखनी है बेटा। तो कोई इसमें मसला तो नहीं है। पास पेपर का एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, ये देखें सर, ऑक्सीजन को आपने ब्रैकेट्स में क्यों लिखा है थर्ड बॉक्स में? वेट अ मिनट, कहां बेटा? ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया, अपना लिखे, कोई इसका वो नहीं है, ऐसी बस से ब्रैकेट डल गई है। अच्छा बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पर एक बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन था जो अक्सर बच्चों से नहीं होता क्योंकि आप इसकी स्टेटमेंट आप लोग नहीं समझ पा रहे बेटा। इस क्वेश्चन को जरा आप लोग खुद ट्राई करें बेटा, आपके पास 2 से 3 मिनट हैं, इसको जरा पढ़ें। The most stable oxide of selenium is SeO2. SeO2 reacts to form a solid polymer. In the reaction, one S double bond Se double bond O is replaced by 2. ये कहना चाह रहा है बेटा, देखें ये जो एक बॉन्ड है ना, ये तो अनचेंज है, लेकिन जो दूसरा बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना बेटा, ये वाला कह रहा है इस एक Se डबल बॉन्ड O को जब आप तोड़ेंगे तो इसकी जगह 2 SeO बनेंगे, एक राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड पर। यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसी को ही इग्नोर करते हैं कि जब एक Se डबल बॉन्ड O टूटेगा तो उसकी जगह कितने Se सिंगल बॉन्ड O बनेंगे? 2 Se सिंगल बॉन्ड O बनेंगे। अब आप बताएं जी कि इसके लिए बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? मैं आपको ये, आप इसमें फॉर्मूला लगा लें, उससे भी हो जाएगा। आप हेसिस साइकिल से कर ले बेटा, उससे भी हो जाएगा। हाँ जी बेटा, कर रहे हैं इसको? जी सर. सर स्क्रीन दिखा सकते हैं 1 मिनट? जी बेटा, मैं मतलब screen- क्वेश्चन दिखा दें। ठीक है बेटा, ये है क्वेश्चन। और सर ये जो बॉन्ड चेंज है, इसमें ये ऑक्सीजन का सेलेनियम से भी एक नया बॉन्ड बन रहा है। एक नहीं बन रहा भाई, यही तो वो कह रहा है कि जब एक Se डबल बॉन्ड टूटेगा तो 2 Se सिंगल बॉन्ड O बनेंगे। तो देखो आपको आगे पॉलीमर में क्या एक Se डबल बॉन्ड O टूटता हुआ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। अब यहाँ रिएक्टेंट में देखें, सेलेनियम ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 2 दफा था, प्रोडक्ट में सेलेनियम ऑक्सीजन डबल बॉन्ड अब 1 दफा है। इसका मतलब है जो एक टूटा है उसके रिजल्ट में 2 बॉन्ड्स बने हैं, सेलेनियम ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। बेटा आप लोग जरा इसका आंसर बताएं और आप लोग ये भी मुझे बताइएगा कि आपने किस मेथड से किया। जिस फर्स्ट मेथड से करें, यहाँ उसने कुछ नहीं बाउंड नहीं किया। कितना आ रहा है बेटा? -430 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है बेटा, फिर आ गया वही मसला कि आपने आंसर निकाला है माइनस में। मेरा ख्याल है कि इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। कोई और बच्चा बेटा निकाले जा। हाँ सर, पॉजिटिव में बॉन्ड एंथैल्पी पर कह रहा है ना। आपने माइनस में निकाला, तो मैं एक मिनट मुझे चेक करने दें, किसी और बच्चे का भी आंसर आ जाए। बेटा किसी और बच्चे ने आंसर निकाला है इसका? तो गलती से माइनस किया जाता, +430 है अंदर। हाँ बेटा, प्लस में ठीक है, प्लस में बिल्कुल ठीक है। अब बेटा देखें कैसे करना है जी, मैं आपको बता देता हूं जिनसे नहीं हुआ, जिन बच्चों से। आप लोगों ने पहले अगर फॉर्मूला लगाना है तो ये लें, डेल्टा H इज इक्वल टू एनर्जी टेकन इन, मतलब बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी, माइनस एनर्जी गिवन आउट, मतलब जब बॉन्ड्स बनेंगे तो कितनी एनर्जी निकलेगी। डेल्टा H हमारे पास इस दफा गिवन है -346,
एनर्जी टेकन इन, बेटा हम अब्दुल्ला यासीन असानी के लिए सारे बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये भी तो कितने बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं? सिलेनियम ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 2 दफा ब्रेक करवाएं, माइनस। अब आप देखिएगा बॉन्ड बने कितने हैं। सिलेनियम ऑक्सीजन बॉन्ड दोबारा बन गया है 1 दफा, बेटा 1 दफा आपका जो बॉन्ड बना है सिलेनियम ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, प्लस अब देखिए उसने ये कहा था बेटा, ये स्टेटमेंट जरा सुनिएगा कि 1se डबल बॉन्ड O इज रिप्लेस बाय 2se सिंगल बॉन्ड O, कि जब एक सिलेनियम ऑक्सीजन डबल बॉन्ड टूटेगा तो उसके रिजल्ट में आपके पास बेटा, उसके रिजल्ट में आपके पास ये देखें कितने डबल बॉन्ड कितने सिंगल बॉन्ड बनेंगे। ये इधर यहां मार्क नहीं हो रहा, सिलेनियम ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड 2 दफा बनेगा। एक देखिए आपको यहां नजर आ रहा है राइट साइड पर, और एक पीछे भी है लेफ्ट साइड पर, क्योंकि ये पॉलीमर है इसलिए उसने ऑक्सीजन शो नहीं किया हुआ। तो आपने यहां पर बेटा क्या करना है, 2 सिलेनियम ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। ये बेटा बच्चे नहीं लिखते, मुझे ये बताएं, ये बात समझ आई है सबको कि मैंने 2 क्यों लिखा है? जी सर। क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि एक सिलेनियम ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो उसकी जगह 2 सिलेनियम ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनेंगे, इसलिए असल में ऐसे बनेगा बेटा, एक ऑक्सीजन पीछे एक आगे है। तो उसने असल में पॉलीमर शो किया ना, इसलिए पीछे वाले ऑक्सीजन को शो नहीं किया हुआ लेकिन बॉन्ड पीछे है। अब बेटा इनकी वैल्यूज पुट कर दें, -346 2 टाइम्स सिलेनियम ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कितनी वैल्यू है भाई उसकी बताई होगी उसने कहीं पर, 514, ये बताइए। अच्छा आगे आ जाए, माइनस सिलेनियम ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की वैल्यू भी हमारे पास है 514, प्लस ये बेटा हमारे पास नहीं है। जरा इसको सर डबल बॉन्ड तो एक टूट रहा है, तो फिर उसे 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? बेटा देखो मैंने कहा है कि आप लोग आसानी के लिए सारे बॉन्ड्स ब्रेक किया करें, यहां पर फिर हमने बना भी तो दिया ना, या मैंने ऐसे तो नहीं किया ना कि मैंने यहां पर काउंट ही नहीं किया। यहां पर मैंने, अगर आप नहीं करना चाहते फिर यहां पर इसको भी कंसीडर नहीं करोगे बेटा। अच्छा सर। मैंने यहां पर बनाया भी तो है ना। ये मैं इसलिए करता हूं ताकि आप लोग इस फिर कंफ्यूजन में ना रहे कि कौन सा बॉन्ड बन रहा है कौन सा टूट रहा है। आप सारे बॉन्ड तोड़ें और सारे बॉन्ड दोबारा बनाएं, आपका आंसर ठीक आएगा। लेकिन अगर आप यहां पर इस कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे कि ये नहीं टूट रहा है तो इसमें आप काफी मिस्टेक कर सकते हैं। इसलिए बेस्ट सेफ साइड ये है कि आप सारे बॉन्ड तोड़ें और सारे बनाएं। बड़ा इसकी जरा कैलकुलेशन कर लेंगे, देखिए जरा 346। सर एक और बात भी पूछनी थी। जी बेटा। सर जो बॉन्ड एंथैल्पी का सवाल होता है उससे हमेशा पॉजिटिव में लिखना होता है। बेटा ये जिस तरीके से हम कर रहे हैं ना, तो हम हमेशा बॉन्ड ब्रेकिंग की वैल्यू निकालते हैं। अगर वो आपसे ये कहता है ना कि बताएं जी कि, बल्कि देखिए यहां पर भी उसने आपसे जो बॉन्ड एंथैल्पी का पूछा है, तो यहां पर वैल्यू आप पॉजिटिव लिख रहे हैं। उसकी मैं आपको एक रीजन ये दे सकता हूं कि हमारे सिलेबस के अंदर जब भी बॉन्ड एनर्जी की टर्म यूज होगी तो आप उसको डिफाइन कैसे करते हैं, ब्रेकिंग के लिहाज से करते हैं या फॉर्मेशन के लिहाज से करते हैं बॉन्ड एनर्जी को? ब्रेकिंग। तो आंसर भी ब्रेकिंग के लिहाज से देंगे, ठीक है। हालांकि देखो बॉन्ड एनर्जी की 2 डेफिनेशंस होती हैं, बाकी सिलेबस में आप देखें तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, लेकिन हमारे सिलेबस में वो इसको स्पेसिफाई नहीं करता। बॉन्ड एनर्जी को जब भी पूछा जाएगा तो आपने उसको तोड़ने के लिहाज से बताना है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ अ बॉन्ड। तो जब आंसर देंगे तो वो भी आप तोड़ने के लिहाज से ही देंगे, मतलब पॉजिटिव में आएगा आपका आंसर। अब बेटा 514 वैसे सर अगर कोई माइनस में लिख के आ जाए तो मार्क्स कटेंगे? कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे भाई। तभी तो बेटा आप लोगों के मार्क्स कटे थे मॉक के अंदर भी, कि आंसर पॉजिटिव में आ रहा है पीछे और आप लोग नेगेटिव में बता रहे हैं। इसके भी आपको 514 टाइम्स 2 करें, क्या आंसर आ रहा है भाई? 1026। 1026। अच्छा बेटा इसके बाद आ जाए आप आगे, माइनस 28 है सर, फिर 514 सर और बेटा 28 है 1028 है बेटा जी। और इसके बाद बेटा 2 मोल्स ऑफ Se डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब आप बेटा इसको जरा सॉल्व कर लें। सॉल्व किया आप सबने, क्या आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है? या मैं इसको सॉल्व कर दूं बेटा? नीचे मेरे पास प्लस 430 आ रहा है। प्लस 430 इज द आंसर बेटा, प्लस 430। ये देखिए आप क्या करेंगे, चले मैं यही इसको करता हूं छोटा छोटा करके। -346
1028 ब्रैकेट ओपन कर दूंगा बेटा, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो -514 और -2 मोल्स ऑफ सिलीनियम ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। और अब बेटा आप इन सब वैल्यूज को उधर ले जाएं, माइनस सिलीनियम जी ऑक्सीजन बेटा, सिंगल बॉन्ड, सिलीनियम ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड नहीं है क्या? सिंगल है बेटा, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। 1028 आ जाएगा बेटा, और ये -514 उस साइड पर जाकर +514 इज इक्वल टू -2 मोल्स ऑफ SeO। अच्छा बेटा, अब जरा इसको कैलकुलेट करें जरा, इस पार्ट को जो कि लेफ्ट साइड पर आ रहा है। 860 कितना आ रहा है? -860 -860 इज इक्वल टू 2 मोल्स -2 मोल्स ऑफ Se सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 860 को 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास सिलीनियम ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 430 इज द आंसर, पॉजिटिव में आएगा, राइट। अब मैं आपको ये बता दूं, यही क्वेश्चन आप हेसिस साइकिल से भी कर सकते हैं बेटा, करा दूं हेसिस साइकिल से या खुद कर लेंगे? सर कर लेंगे। अब देखिए मैं आपको आंसर भी बता देता हूं, आप मार्किंग स्कीम में देखिएगा कि जो बच्चा नेगेटिव में आंसर निकालेगा ना वो जारी बात है उसका गलत करेगा। ठीक है, ये देखिएगा एक मार्क कटेगा। ये देखिए मैं आपको भी बताता हूं बेटा, मार्किंग स्कीम आप चेक कीजिएगा। उसने यहां पर प्लस को ब्रैक, यहां प्लस को +4, ये मत समझिएगा कि ये प्लस जो है ना ये ब्रैकेट में लिखा है, तो ये ब्रैकेट में लिखने का ये मतलब है कि अगर आप ना भी लिखे तो चले ठीक है, 430 पॉजिटिव, लेकिन जो बच्चा नेगेटिव में लिखेगा ना उसका बेटा आंसर -1 हो जाएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको 1 मार्क मिलेगा इसमें। ठीक है, अच्छा बेटा अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा ख्याल है बॉन्ड एनर्जी के बाद अब हम आ जाते हैं हेसिस साइकिल पर, कि हेसिस साइकिल कैसे ड्रॉ करते हैं। सर ये कर नहीं लिया था? ये वाला बेटा हम क्वेश्चन करते हैं इधर। बेटा जिन बच्चों ने अभी तक हेसिस साइकिल नहीं की, मैं जरा यहां से इसको स्निप कर लूं, 1 मिनट। बेटा हेसिस साइकिल को समझने के लिए ना आपको अगर उस डेफिनेशंस नहीं आती तो हेसिस साइकिल ड्रॉ करना आपके लिए तकरीबन इम्पॉसिबल होगा अगर आपको डेफिनेशंस नहीं आती। ठीक है, तो मैं तो भी साथ में चले डेफिनेशन आपको करा दूंगा, लेकिन आपने क्लास के बाद डेफिनेशंस फिर खुद भी याद करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा देखिए अब, और हेसिस साइकिल, पहले हेसिस लॉ को भी बेटा समझा देता हूं मैं कि हेसिस लॉ है क्या। बेटा हेसिस लॉ ये है, हेसिस लॉ कि आपने ना एक रिएक्शन करना है, सपोज ए को आपने कन्वर्ट करना है जी के अंदर। ए को जी में कन्वर्ट करने के लिए आप पहले बेटा इसको बी में कन्वर्ट करते हैं, बी को आप के में कन्वर्ट करते हैं, के को आप एम में कन्वर्ट करते हैं, और एम फिर अल्टीमेटली कन्वर्ट हो रहा है जी के अंदर। तो ये 1 2 3 4 4 स्टेप्स में जाकर ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, सपोज करते हैं इसमें +20 किलो जाउल्स, इसमें +30 किलो जाउल्स, इसमें +20 और इसमें +30, तो टोटल कितनी एनर्जी? 100 किलो जाउल एनर्जी यहां पर यूज हो रही है। एक और तरीका ये है कि सपोज मैं ए को एल में कन्वर्ट करूं और एल डायरेक्टली जी में चला जाए, यहां पर 50 हो रही है, यहां पर 50 हो रही है। बेटा देखिए मैंने असल में ए को जी में कन्वर्ट किया, जो ऊपर वाला रूट था इसको मैं कहता हूं फर्स्ट रूट। इस रूट में ना काफी ज्यादा स्टेप्स थे, 1 2 3 4 4 स्टेप में कन्वर्ट हुआ। जो सेकंड रूट था बेटा नीचे वाला, उसमें आप देखें कि मैंने 2 ही स्टेप में कर दिया, पहले एल बनाया और एल से डायरेक्ट जी बन गया। तो हेसिस लॉ ये कहता है कि जो एनर्जी चेंज है ना, आप देखें दोनों में एनर्जी चेंज सेम है, दोनों में 100 किलो जाउल्स एनर्जी यूज हो रही है, नीचे वाले स्टेप में भी और ऊपर। हालांकि ऊपर वाला लंबा है, लेंथी है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर जो एनर्जी चेंज है दोनों में वो सेम है। तो अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ जो एनर्जी चेंज है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूट, वो रूट पर डिपेंड नहीं करता। तो इसकी डेफिनेशन बेटा लिखिएगा, एनर्जी चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूट
whether you perform a reaction in a single step or multiple step. लेकिन साथ में एक कंडीशन भी है, वो मैं भी आगे आपको बताता हूं। लेकिन उसकी स्टेटमेंट ये है कि आप रिएक्शन चाहे सिंगल स्टेप में करें या मल्टीपल स्टेप में करें, आपको जो एनर्जी चेंज है वो रूट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कंडीशन क्या है बेटा? इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन मस्ट बी सेम। जरा मुझे बताएं कि दोनों रूट्स के अंदर मेरा स्टार्टिंग मटेरियल ए था, फाइनल प्रोडक्ट जी है। चाहे मैं लंबे वाले रूट से मैंने रिएक्शन किया हो या शॉर्टर रूट से किया हो, मेरे पास इनिशियल एंड फाइनल प्रोडक्ट इज सेम। तो दिस इज द हेसिस लॉ। ठीक है, तो इस लॉ की बेस पर बेटा हमें कैलकुलेशन में बड़ी आसानी होती है। अभी आप देखिएगा इस ये जो उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग हेसिस साइकिल। हेसिस साइकिल क्या होती है बेटा? इसमें हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। क्वेश्चन जरा रीड करते हैं। An important reaction of CHCl3, this is the chloroform, is the manufacture of CHClF2 using the following reversible reaction. अच्छा, इस रिवर्सिबल रिएक्शन को ना आप एज्यूम कर लिया करें जब एनर्जेटिक्स पढ़ रहे हो कि ये फॉरवर्ड ही जा रहा है, बैकवर्ड को इग्नोर कर दिया करें। यूज द डाटा टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन फॉर द, हाँ बेटा आपने ये बताना है कि जब ये रिएक्शन होगा तो एनर्जी चेंज क्या हुई है। डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं इस रिएक्शन को फिर लिखता हूं बेटा। रिएक्शन ये है CHCl3 गैस प्लस 2 moles of HF gas, it gives CHClF2 gas plus 2HCl gas। बेटा अब जरा देखें कि गिवन डाटा में क्या है। हमारे पास गिवन है एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। पहले तो फॉर्मेशन का मतलब समझना है आपने। फॉर्मेशन का बेटा ये मतलब होता है, डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब ये है, इसमें मैं इक्वेशन लिख कर दे देता हूं कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड ये आप बनाएंगे किससे? फ्रॉम एलिमेंट। ये बेटा फॉर्मेशन की डेफिनेशन है। 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म, चाहे आयोनिक हो या कोवेलेंट हो। 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। अब देखिए उसने आपको कौन सी वैल्यू दी है? CHCl3 की। CHCl3 एक कंपाउंड है ना, तो बेटा मैं यहां लिखता हूं CHCl3 ये एक कंपाउंड बना है फ्रॉम इट्स एलिमेंट। तो इसमें एलिमेंट्स कौन से होंगे बेटा? कौन से एलिमेंट्स होंगे जो CHCl3 बनाने में यूटिलाइज होंगे? जाहिर बात है, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन यूज हो रहा है, H2। अच्छा, अक्सर बच्चे ना यहां पर मैं आपको बताता हूं क्या मिस्टेक करते हैं। यहां उनको नजर आ रहा होता है कि ये एक हाइड्रोजन है, बस एक ही हाइड्रोजन लिख कर आ जाएंगे। नहीं भाई, आपने हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट लिखनी है। हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट होती है H2, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है ना, तो H2। और क्लोरीन 3 है, तो इससे फिक्र ना करें कि यहां बैलेंस कैसे करूंगा, पहले स्टैंडर्ड स्टेट लिखें Cl2, बैलेंसिंग बाद का काम है। 3 क्लोरीन है बेटा, इसको 3/2 कर दें। एक हाइड्रोजन है तो इसको 1/2 कर दें और नीचे फिजिकल स्टेट्स डाल दें। ये प्रॉपर आपकी अब एग्जांपल होगी। देखिए इसमें फॉर्मेशन क्या है। 1 मोल ऑफ CHCl3 इज फॉर्म्ड, किससे बनाया बेटा आपने? फ्रॉम इट्स एलिमेंट। इस प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी चेंज होगी ना, उसको बोलते हैं फॉर्मेशन। ठीक है, और यहां पे देखिए आप बेटा एक और चीज भी, कि जो यूनिट यूज कर रहा है ना, यूनिट किलो जूल्स पर मोल। पर मोल पता है क्या रेफर कर रहा है? पर मोल का यहां मतलब है 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड। पर मोल का ये मतलब है कि 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। अब बेटा हमने क्या करना है, जरा सुने हेसिस साइकिल कैसे बनेगी। हेसिस साइकिल बनाने के लिए पहला काम, आप 3 कॉर्नर्स ड्रॉ कर लिया करें, 1 2 और तीसरा कॉर्नर बेटा नीचे। ये आपका एक ट्राइंगल बन गया ना। अब ये जो मैंने इक्वेशन ये बनाई है ना इक्वेशन बेटा, ये जो इक्वेशन आपको मैंने लेफ्ट साइड पर बनाकर दी है, इसी डाटा से इस इक्वेशन को आपने इस ट्राइंगल में एडजस्ट करना है। ये इक्वेशन मैंने भी हॉरिजॉन्टल लिखी हुई है ना, बस इसको आप वर्टिकली फिट कर दें। इसको आप वर्टिकली फिट करें बेटा। इस इक्वेशन को मैंने इस ट्राइंगल में फिट करना है कहीं पर। बेटा कहां पर फिट होगा जरा देखें। CHCl3 आपको कहीं, हाँ बेटा ये बॉक्स नंबर 1 है, अगर ये बॉक्स नंबर 2 है, सपोज ये बॉक्स नंबर 3 है, तो इसमें जरा प्रोडक्ट देखें CHCl3 आपको कहां नजर आ रहा है? बॉक्स नंबर 1 में आपको CHCl3 नजर आ रहा है। तो प्रोडक्ट तो पहले से ही मेंशन है, बस ये रिएक्टेंट बेटा आप उठाकर नीचे लिख दें इधर बॉक्स नंबर 3 में। कार्बन, हाइड्रोजन 1/2 H2 एंड 3/2 Cl2। ये देखिए बेटा, ये जो इक्वेशन थी ना, जो आपको यहां पर हॉरिजॉन्टल नजर आ रही है,
मैंने क्या किया, बस इस इक्वेशन को उठाकर, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को उठाकर मैं इस तरह वर्टिकल लिख रहा हूं। ये देखें जरा, ये इक्वेशन वो बनी है या नहीं? ये आपकी इक्वेशन बन गई है ये वाली बेटा, ये वाली इक्वेशन बन गई। ये नीचे कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऊपर CH3। और अब इसकी वैल्यू लिख दें बेटा, कितने मोल CH3 है? 1 मोल CH3 बनाने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज होती है बेटा? ये देखें, उसने लिखा हुआ है 1 मोल CH3 बनाने के लिए -103.2 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। तो ये आपने इक्वेशन 1 फिट कर दी। अब इसी तरीके से बेटा आप इक्वेशन 2 को भी फिट करें। आसानी के लिए आप रफ वर्क में इक्वेशन खुद बना लें, वरना जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ये काम करने की। इक्वेशन नंबर 2 देखें, सॉरी यहां पर सेकंड क्या चीज है, CHClF2 की फॉर्मेशन गिवन है बेटा। कह रहा है कि जब CHClF2 आप बनाएंगे और इसकी फॉर्मेशन करेंगे, फॉर्मेशन का मतलब होता है फ्रॉम इट्स एलिमेंट, तो जब आप CHClF2 इसके एलिमेंट से बनाएंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। बेटा जरा इसकी इक्वेशन देखें कैसे बनेगी, 1 मोल ऑफ CHClF2। फॉर्मेशन का मतलब होता है कि 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट। तो इसके एलिमेंट क्या होंगे बेटा इस कंपाउंड के? कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो कार्बन ऐसे ही आ जाएगा, हाइड्रोजन एलिमेंट H2 की फॉर्म में होता है, बैलेंस करने के लिए हाफ लगा दिया। क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में होता है, बैलेंस करने के लिए हाफ क्योंकि एक क्लोरीन है, और F2। और इसकी स्टेट्स बेटा नीचे हम डाल देंगे। अब बेटा देखें 1 मोल CHClF2 बनाने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? -482.2। अब बेटा वही काम करना है, इस इक्वेशन को भी मैंने इस ट्रायंगल में एडजस्ट करना है। जरा ढूंढे CHClF2 किधर है? ये आपको बॉक्स नंबर 2 में नजर आ रहा है बेटा, CHClF2 ये बॉक्स नंबर 2 में नजर आ रहा है। तो इस ट्रायंगल को उठाकर बस इधर एडजस्ट करना है बेटा। देखिएगा कैसे, ये ऊपर आपका प्रोडक्ट है और नीचे रिएक्टेंट लिख दें। कार्बन पहले से मेंशन है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन पहले से मेंशन है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। क्लोरीन भी मेंशन है, लिखने की जरूरत नहीं, बस फ्लोरीन नीचे डाल दें। और बेटा ये देखें, ये जो इक्वेशन आपने यहां पर अपने रफ वर्क में बनाई थी हॉरिजॉन्टल, इसको बस मैंने वर्टिकल करके लिख दिया। देखें ये आपकी ये इक्वेशन है, ये वाली, ये पूरी इक्वेशन बेटा इधर बन गई है। तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर इसकी वैल्यू लिख दें कि 1 मोल CHClF2 बनाने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? -482.2। इसी तरीके से बेटा आप देखें HF किधर है? अब आपको थोड़ी सी आसानी होगी कि फॉर्मेशन में एलिमेंट्स नीचे होते हैं, प्रोडक्ट ऊपर है। तो बेटा ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है, ये जब मिलेंगे तो ऊपर HF बनेगा। ये देखिए, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ HF की इक्वेशन इस तरह बनेगी। आप जरा देखिए, HF है तो इसके लिए आपको हाइड्रोजन चाहिए, इसके लिए आपको फ्लोरीन चाहिए, लेकिन 1 मोल बनाना है आपने, तो हाफ मोल। बेटा जब 1 मोल HF बनता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है? उसने टेबल में बताया हुआ है -273.3। लेकिन आप देखें यहां पर कितने मोल HF है? यहां पर 2 मोल HF बन रहा है भाई। तो 2 मोल HF बनाने के लिए मुझे, क्योंकि ये जितनी वैल्यूज बेटा टेबल में गिवन है ना आपके पास, जितनी भी वैल्यूज टेबल में गिवन है, ये पर मोल के लिए, कि 1 मोल HF बनाने के लिए -273.3 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। यहां पर 2 मोल HF बन रहे हैं, तो 2 टाइम्स -273.3, ये बेटा वैल्यू आप लिख देंगे इधर। इसी तरीके से आप लास्ट देखें जी बेटा। सर ये थर्ड बॉक्स है, अगर इसमें मैं स्टेट सिंबल्स लिख दूं, सारा कुछ कर दूं, लेकिन बैलेंस ना करूं तो मार्क्स कटेंगे कि नहीं? बेटा हाँ, आपको मैं ये कहता हूं कि नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं ना, इसकी बैलेंसिंग लाजमी नहीं है, लेकिन आप उसके मार्क्स नहीं कटते। अगर आपने जिस इक्वेशन की इंथैल्पी फाइंड आउट करनी है ना बेटा, इसकी आपने इंथैल्पी फाइंड आउट करनी है कि जब ये रिएक्शन होगा तो कितनी एनर्जी चेंज होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। इस इक्वेशन को बैलेंस करना मस्ट है। अगर आपने इसको बैलेंस ना किया तो मार्क्स कटेंगे। नीचे वाली इक्वेशन को अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे, जी, जिसकी एंथैल्पी फाइंड आउट कर रहे हैं उसको बैलेंस करना मस्ट है। ठीक है। अब बेटा देखिए, लास्ट वन इज HCl। HCl का भी उसने फॉर्मेशन दिया हुआ है, देखें एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो फॉर्मेशन क्या होता है कि 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट। तो बेटा ये इसके एलिमेंट से बनेगा और आपने इसको 1 मोल रखना होता है। कितनी एनर्जी चेंज होगी जब 1 मोल बनेगा? -92। यहां पर कितने मोल बन रहे हैं भाई? आप देखें जरा ऊपर, 2 मोल बन रहा है। तो 2 मोल के लिए बेटा मुझे टाइम्स 2 करना पड़ेगा, -92.3। बेटा ये देखिए, अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब फॉर्मेशन गिवन हो, अब ये केस सुन लें जरा, जब फॉर्मेशन आपके पास गिवन डाटा में हो और एंथैल्पी
रिएक्शन की आपने फाइंड आउट करनी हो, तो ज्यादा केसेस में यही होता है कि जो नीचे वाला बॉक्स होता है उसमें आप एलिमेंट्स लिखते हैं और तमाम एरोज अपवर्ड लगा देते हैं। जब फॉर्मेशन गिवन हो और रिएक्शन आपने फाइंड आउट करना हो तो नीचे वाला जो बॉक्स होगा उसमें एलिमेंट्स लिखकर तमाम एरोज अपवर्ड लगाएं और इस चीज का ख्याल रखें जहां पर 2 मोल बन रहा है वहां पर टाइम्स 2 करें, जहां पर 2 मोल बन रहा है वहां टाइम्स 2 करें। अब आगे बेटा आपने कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के लिए बेटा तरीका यह है कि आप इसमें यह चीज देखा करें कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कि तमाम एरोज किस बॉक्स से स्टार्ट हो रहे हैं, कौन सा बॉक्स है जिससे तमाम एरोज निकल रहे हैं। जाहिर बात है वो बॉक्स नंबर 3 आपको नजर आ रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। और अल्टीमेटली तमाम एरोज की डायरेक्शन किस बॉक्स की तरफ जा रही है, तो वो है बॉक्स नंबर 2। बॉक्स नंबर 2 इज योर फाइनल, ये आपका फाइनल है। अब बेटा स्टार्टिंग से फाइनल पर जाने के 2 रूट हैं। एक रूट ये कि मैं ऐसे जाऊं, लॉन्गर रूट लूं, और एक रूट है शॉर्टर, मैं इसको ऐसे ले लूं बेटा। ये मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूं। ये बेटा आपका फर्स्ट रूट है, ये बेटा आपका सेकंड रूट है। और अभी हमने ये पढ़ा बेटा कि हेसिस साइकिल, हेसिस लॉ ये कहता है कि आपने अगर अपना प्रोडक्ट बनाना है तो रिएक्शन आप चाहे लंबे मेथड से करें या शॉर्टर मेथड से करें, एनर्जी चेंज सेम रहता है। कंडीशन क्या है कि इनिशियल और फाइनल सेम होना चाहिए, तो वो तो सेम है। आप देख रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट हमारा सेम है दोनों रूट्स के लिए, फाइनल पॉइंट भी हमारा सेम है दोनों रूट्स के लिए। तो अब कैलकुलेशन करनी है बेटा। अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ फर्स्ट रूट इज इक्वल टू सेकंड रूट। फर्स्ट रूट में बेटा जो वैल्यूज आ रही हैं जरा नोट करें। फर्स्ट रूट में कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, चाहिए फर्स्ट रूट के एरोस के अंदर जो भी वैल्यूज आ रही होंगी वो सारी आपने नोट करनी है। देखें ये डेल्टा एच नॉट ऑफ आर ये बेटा आ रही है और ये आ रही है। जो मैंने रेड कलर से सर्कल किए हैं वो फर्स्ट रूट में आ रहे हैं। तो क्या आ रहे हैं, -103.2 प्लस 2 टाइम्स -273.3 प्लस डेल्टा एच नॉट ऑफ आर इज इक्वल टू सेकेंड रूट में बेटा क्या आ रहा है, ये जो ग्रीन कलर से है ना बेटा, देखें सेकेंड रूट में ये 2 आ रही हैं, बस ये सेकेंड रूट के अंदर आ रही है। तो इसकी वैल्यूज बेटा लिखेंगे -482.2 और प्लस इसमें ऐड करना है बेटा 2 टाइम्स -92.3 बेटा इसको आप सॉल्व कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। -103.2 प्लस, पर इसको सॉल्व करें जरा, क्या आएगा 2 टाइम्स -273.3 -18 सर। बेटा इसको सॉल्व करो, 2 इंटू -273.3। ओ अच्छा ये वाला मैंने कंप्लीट का आपको बता दिया सर। वो -18 ही है, मुझे आंसर लग रहा है -18 ही है, लेकिन मैंने इसको सॉल्व कर लो बेटा। हाँ जी बेटा, -546.6 -546.6 प्लस डेल्टा एच नॉट ऑफ आर इज इक्वल टू -482.2 और बेटा इसमें आप जब 92.3 टाइम्स 2 कर ले, -92.3 टाइम्स 2 184.6 -184.6 और अब बेटा ब्रैकेट्स आप ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं ये करता हूं ताकि आप लोग एग्जाम में ना इस तरह की छोटी छोटी गलतियां करते हैं और मार्क्स कटवा देते हैं। 546.6 प्लस डेल्टा एच नॉट ऑफ आर इज इक्वल टू -482.2 -184.6। फिर आप बेटा डेल्टा एच नॉट ऑफ आर यहां से निकाल सकते हैं। तो ये बेटा हेसिस साइकिल का मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया और उसमें एक वैरायटी। इसमें अब एक और क्वेश्चन भी आज हम कर लेते हैं, कंबस्टन वाला। देखिए इस दफा हमारे पास ना जो गिवन डाटा था वो फॉर्मेशन का था। समटाइम्स आपके पास जो गिवन डाटा होता है वो कंबस्टन का होता है और वो क्वेश्चन मोस्टली बच्चों से नहीं होता। कंबस्टन वाले में आपको प्रॉब्लम आती है, तो वो जरा बेटा सुन ले कैसे करना है जो कंबस्टन का क्वेश्चन होगा। ये वर्कशीट बेटा आप सबके पास है, नहीं है तो मैं फिर भी ग्रुप में सेंड कर दूंगा दोबारा। हाँ आज आप लोगों ने क्या करना है, इस क्लास के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 10 तो तमाम बच्चे करेंगे। डिफाइन द टर्म बॉन्ड एनर्जी, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और फिर देखें उसने एनएच की बॉन्ड एनर्जी पूछी हुई है बेटा, निकाल सकते हैं ना ये।
सबसे पहला काम आपने डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाना है इन सब का, और फिर बेटा इसको सॉल्व करना है। अब बेटा ये कर लेते हैं, ये भी है कंबसन का रेट। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन ही कर लेते हैं, बस एक क्वेश्चन करके फिर हम क्लास को खत्म करेंगे। कल बेटा हमने Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के ग्राफ भी देखने हैं फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शंस, काफी काम है, ठीक है। लेकिन आज ये करेंगे तो कल, अगर आज ये हमने ना किया और आपने ना सुना बेटा, तो कल फिर लेक्चर हमारा मजीद एक्सटेंड होकर नेक्स्ट वीक में चला जाएगा। इसकी कोशिश करें 2 दिन के अंदर हमने हर हालत में चैप्टर की रिवीजन कंप्लीट करनी है, ताकि ड्यूरिंग द वीक आप उसकी प्रैक्टिस भी करते जाएं, ठीक है सर। जी बेटा। सर वो जो आपने क्लास में डबल वाला करवाया था जिसमें कंबशन और फॉर्मेशन आ गए, वो आप करवा देंगे आज या कल? वो करवा देता हूँ बेटा, वो करवा देता हूँ। मैं तो इसलिए नहीं करवा रहा था कि आप लोग कहेंगे रिपीट हो गया, मैं वो करवा, मैं तो खुद वो क्योंकि ज्यादा इंटरेस्टिंग है उसमें वो कर लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। वेट, वो ठीक है बेटा। ये बेटा एक क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। बेटा इस क्वेश्चन को आप लोग रीड करें पहले। इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उसने आपको कोई भी इक्वेशन नहीं दी, इक्वेशन भी आपने खुद बनानी है बेटा, बैलेंसिंग करनी है, और गिवन डाटा भी यहाँ पर कंबस्टन और फॉर्मेशन मिक्स करके दे दिया है। तो इसको जरा देखिएगा बेटा आप कैसे करना है। देखिए मैंने जो आप लोगों को रूल ये बताए हुए हैं कि जब भी किसी केमिकल रिएक्शन की एनर्जी चेंज आपने फाइंड आउट करना है, तो जिस रिएक्शन की एनर्जी चेंज फाइंड आउट करनी होगी ना, उसकी लीनियर इक्वेशन आप बनाएंगे। ये होती है लीनियर इक्वेशन बेटा। जोन से एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करनी होगी वो आप यहां लिखेंगे, गिवन डाटा नीचे लिखेंगे बेटा। गिवन डाटा कहां लिखेंगे? नीचे वाले बॉक्स में। ये अगर आप स्ट्रेटेजी यूज कर लें तो हेसिस साइकिल बनाना 50% आसान हो जाता है आपके लिए। क्या कि आप जो इक्वेशन की एंथैल्पी चेंज पूछी हुई है वो इक्वेशन आप टॉप पे लिखें लीनियर ये, और जो गिवन डाटा है वो बेटा नीचे लिखें, और फिर एरो से इनको कंबाइन करते हैं। जिस तरह भी एरो ऊपर आते हैं या नीचे आते हैं वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। अब बेटा देखिए हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CS2। आपने क्या निकालना है? CS2 की फॉर्मेशन। तो अगर आप लोगों को फॉर्मेशन की डेफिनेशन नहीं आती होगी तो इक्वेशन बनाना बहुत मुश्किल होगा। फॉर्मेशन की बेटा डेफिनेशन ये है कि 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। तो CS2 है बेटा, ये है CS2। इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? इसके एलिमेंट्स होंगे कार्बन और सल्फर। सल्फर का मॉलिक्यूल क्या होता है? एसेट होता है, ठीक है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आसानी के लिए हमें ये बुक के अंदर भी आप देखते हैं कि वो S8 बहुत कम यूज करता है। बस जहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का आपने बताना होता है ना, वहां पर आप ये मॉलिक्यूल यूज करते हैं S8। अदरवाइज जी बेटा। सर ये जो थर्ड वाला जो आपने अभी जो आपने इसका स्ट्रेटेजी बताया, इसमें आपने क्या बताया कि जो एंथैल्पी चेंज ढूंढनी है वो पहले वाले बॉक्स में, और बाकी जो एंथैल्पी चेंज आपने फाइंड आउट करनी होती है उसको आप इस तरह की इक्वेशन बनाते हैं। मतलब CS2 मैंने फाइंड आउट करना है ना, तो CS2 की इक्वेशन यहां बनाऊंगा जी, ठीक है। और अगर ये जो थर्ड वाले बॉक्स है उसमें कंबशन लिखें, कंबशन उस पे गिवन डाटा, जो गिवन डाटा होगा उसके लिहाज से वहां चीजें लिखेंगे। वो लाजमी नहीं है, उसके लिहाज से चीजें गिवन डाटा में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन आपके 2 बॉक्सेस तो वहीं फिल हो जाएंगे ना जब आप वहां पर एंथैल्पी चेंज वाले इक्वेशन लिखेंगे। तो अब बेटा देखिए मैं ये बता रहा था कि जो सल्फर है ना उसका मॉलिक्यूल होता है S8, लेकिन आसानी के लिए हम क्या करते हैं? S8 को नहीं लिखते, सिंपल S लिखते हैं, और बैलेंसिंग करनी है 2 सल्फर है तो पीछे 2 लगा दें। तो इनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड, सॉलिड। CS2 इज अ वोलेटाइल लिक्विड, तो ऐसे लिख देंगे।
और ये बेटा इंथैल्पी चेंज आपको फाइंड आउट करना है। दिस इज द फॉर्मेशन। ये आपको नहीं पता इस दफा, तो आपको हेसिस साइकिल यूज करनी है, हेसिस साइकिल बनानी है। तो ये एक कॉर्नर है बेटा ट्राइंगल का, ये दूसरा कॉर्नर है, और तीसरा कॉर्नर बेटा तीसरा बॉक्स में नीचे बनाऊंगा ये। अब इसमें क्या लिखना है वो मुझे ये बताएंगे बेटा गिवन डाटा। जरा देखें पहला क्या है, एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन इज गिवन, मतलब ये है कंबस्शन की डेफिनेशन क्या होती है अगर किसी को याद हो। यहां कंबस्शन में पर मोल बता रहा होता है कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज बर्न, कि जब आप 1 मोल CS2 को बर्न करेंगे ना, 1 मोल CS2 को इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा भाई, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड, और आप बैलेंसिंग कर लेंगे 2 2 4 5 6 3O2 हो जाएगा। तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है बेटा, -1110 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है। ये बेटा कंबस्शन की इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आपने फिट करना है इस ट्राइंगल में, इस इक्वेशन को फिट करना है बेटा इस ट्राइंगल में। तो बताएं CS2 आपको कहां नजर आ रहा है इन तीनों कॉर्नर्स में से, क्या यहां पर नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। लेकिन आप कहेंगे सर CS2 तो है, ऑक्सीजन तो नहीं है ना। बेटा ऑक्सीजन आप खुद लिख लें, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, ये ऑक्सीजन मैंने लिख लिया। तो अब बेटा देखें इस इक्वेशन को जो मैंने ऊपर लिखी है, मैंने इसको एडजस्ट करना है इस ट्राइंगल में। तो CS2 तो मुझे नजर आ रहा है, ऑक्सीजन मैंने खुद लिख दिया आसानी के लिए साथ में। तो CS2 और जब ऑक्सीजन बर्न होगा तो ये प्रोडक्ट बनेंगे CO2 और SO2। तो ये प्रोडक्ट मुझे जाहिर बात है कहां लिखने होंगे, नीचे वाले बेटा बॉक्स में लिखने होंगे। तो CO2 बन रहा है और 2SO2 बन रहा है। बेटा मैंने क्या किया, इस हॉरिजेंटल इक्वेशन को बस वर्टिकली फिट कर दिया। ये देखें, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन थी ना, ये आ गई, ये आप चेक कर सकते हैं, ये वही इक्वेशन है। सिर्फ मैं इस तरह करता हूं कि गिवन डाटा की कोई एक इक्वेशन लिखता हूं और देखता हूं कि उसके रिएक्टेंट में से या प्रोडक्ट में से क्या चीज कॉमन आ रही है आपके रिएक्शन में। देखिए मैंने जब ये CS2 की इक्वेशन लिखी बेटा, जब मैंने CS2 की इक्वेशन लिखी, तो CS2 की इक्वेशन लिखने के बाद मैंने ये देखा कि आया इसके रिएक्टेंट्स या इसके प्रोडक्ट्स, उन दोनों को मैंने देखा। और फिर मैंने अपनी ट्राइंगल को भी देखा और देखा कि कौन सी चीज कॉमन है। तो मुझे पता चला CS2 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने CS2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कॉमन है, जो प्रोडक्ट होंगे ना वो आप लिखेंगे बेटा। इसलिए मैंने CS2 के जो प्रोडक्ट हैं वो नीचे लिख दिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। और कितनी एनर्जी चेंज है, जब 1 मोल CS2 बर्न करेंगे तो एनर्जी चेंज आ रही है -1110 किलो जूल्स पर मोल। मुझे पहले ये बताएं बेटा, ये स्टेप समझ आया मैंने क्या किया, ये वाला जी, ये स्टेप समझ आया बेटा। अब बेटा आ जाए सेकंड देखें क्या आपको गिवन है। दूसरे स्टेप के दूसरे जो इंफॉर्मेशन वो दे रहा है, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, मतलब अच्छा ये बात ध्यान में रखें, आपने अगर ऑक्सीजन यहां लगाया ना तो ऑक्सीजन यहां पर भी लगाएं, ठीक है, जिस तरह मैथ्स में आप करते हैं जी कि एक काम राइट साइड पे किया लेफ्ट साइड पर भी करें। मैंने ऑक्सीजन यहां ऐड किया तो यहां पर भी ऐड करेंगे, जाहिर बात है, इक्वेशन बैलेंस जो करनी है। दूसरा वो कह रहा है जी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये होता है कि 1 मोल ऑफ CO2 इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। अब आप फिर देखिए बेटा कि कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही चीजें आपको नजर आ रही हैं, कार्बन भी नजर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नजर आ रहा है। एरो मैच करना है, बताएं आप यहां पर देखें एरो कहां से कहां जा रहा है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ जा रहा है ना। तो आप बेटा यहां पर भी ऐसे करेंगे, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड। आप कहेंगे जी कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बन रहा है, ऑक्सीजन कहां से आया, बेटा ये ऑक्सीजन मैंने ऐड किया हो। तो क्या ये फॉर्मेशन नहीं है कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट? बिल्कुल फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन है ना बेटा। ये देखें ये इक्वेशन, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और यहां पर आप बेटा आप नोट करें कितनी एनर्जी चेंज आ रही है, कितनी एनर्जी चेंज आ रही है। जब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा 395, तो यहां 395 मैंने लिख दिया। इसी तरीके से बेटा फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है थर्ड में, कैसे लिखेंगे आप, पहले इक्वेशन बनाएं। सल्फर डाइऑक्साइड 1 मोल ऑफ SO2 इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट। ये जी, इस इक्वेशन को आपने बेटा फिट करना है इस ट्राइंगल में। आपको बड़ा क्लियर नजर आ रहा है, SO2 नीचे है, S ऊपर है, तो एरो ऊपर से नीचे आएगा ना। लेकिन एक चीज देखें,
यहां पर जो आपको वैल्यू दी गई है सल्फर डाइऑक्साइड की वो 1 मोल के लिए दी गई है -298 किलो जूल्स। बेटा यहां पर जो SO2 बन रहा है वो 2 मोल है और सल्फर भी 2 मोल है। अब आप यहां पर जो SO2 बना रहे हैं वो बेसिकली 2 मोल बना रहे हैं, 1 मोल नहीं बना रहे, तो 2 टाइम्स -298। ये नहीं भूलना बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि देखें फॉर्मेशन होती है 1 मोल के लिए ना, तो 1 मोल के लिए तो 298 है, लेकिन हमारे पास जो नीचे ट्राइंगल उसमें 2 मोल SO2 है और सल्फर भी 2 मोल है, इसलिए टाइम्स 2 बेटा हमें करना होगा। ये बेटा आपकी ट्राइंगल यहां पर बन गई है हेसी साइकिल की। अब आपने फिर वही काम करना है जी कि अच्छा इसमें भी ना एक चीज बड़ी कॉमन है, ज्यादातर ये होता है बेटा, ज्यादातर केसेस में जब कंबस्टन हो रही होती है तो उसके प्रोडक्ट नीचे वाले बॉक्स में लिखे जाते हैं। ज्यादातर जब कंबस्टन आपको गिवन हो तो उसके प्रोडक्ट नीचे वाले बॉक्स में लिखे जाते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट आपका बॉक्स नंबर 1 है, ये जो मैं लिख रहा हूं, क्योंकि तमाम एरोज यहां से स्टार्ट हो रहे हैं। और फाइनल पॉइंट बेटा आपका ये है बॉक्स नंबर 3, क्योंकि तमाम एरोज बेटा इस बॉक्स की तरफ आ रहे हैं। अब आपने 2 रूट बताने हैं बेटा। एक रूट तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पर आने का, और इस रूट में कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, ये 2 जिनको मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया। और दूसरा रूट बेटा कौन सा होगा, दूसरा रूट इसमें आ रहा है ये वाला, ये। और इसमें कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है बेटा, ये आ रही है डेल्टा इज नॉट अ फॉर्मेशन जो कि अननोन है, और बेटा ये वैल्यू आ रही है, दिस इज द सेकंड रूट। अब आप कैलकुलेशन आगे कर सकते हैं ना, फर्स्ट रूट इज इक्वल टू सेकंड रूट, और आपने सिर्फ जो डेल्टा इज नॉट अ फॉर्मेशन है वो बेटा फाइंड आउट करना है। हाँ जी बेटा, कर लेंगे सर कैलकुलेशन। ठीक है बेटा, अब यहीं तक हम रखते हैं। कल इंशाल्लाह बेटा हम इसकी मजीद प्रैक्टिस करेंगे, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T के क्वेश्चन, और कुछ ऐसे साइकिल के अभी और भी करेंगे बेटा, ठीक है। तो आप लोगों ने एक काम करना है कि डेफिनेशंस याद करके आनी है बेटा। डेफिनेशंस के बगैर आपको हेसी साइकिल बिल्कुल बनाना नहीं आएगा कि कौन कौन सी डेफिनेशन। कंबस्टन में 1 मोल से क्या मुराद होता है कि 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज बर्न। फॉर्मेशन में 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। और इस तरीके से एटमाइजेशन की डेफिनेशन, न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन। ठीक है बेटा, ये मैं रिकॉर्डिंग करके अभी होगी अपलोड भी कर दूंगा इसको। सर जी बेटा।